गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया टॉपिक दैट इज़ किरचॉफ्स लॉ। क्या होता है किरचॉफ्स लॉ, कैसे हमें इसको पढ़ना है। हेडिंग इज दैट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए इसको पढ़ा जा रहा है, बस वो पहले समझ लीजिएगा। अगर हमारे पास कोई सिंपल सर्किट है, जैसे कोई ये सिंपल सर्किट बना हुआ है और इसके साथ हमने एक बैटरी लगा दिया या सेल लगा दिया और आपसे पूछा गया कि इस रजिस्टर के एंड पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। सो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं V इज़ इक्वल टू IR करके। ये एक सिंपल सर्किट है। सिंपल सर्किट में ओम्स लॉ इजीली किसी भी रजिस्टर के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में हेल्प कर देता है। ओम्स लॉ एक्चुअल में एक सिंपल सर्किट में ही यूज़ होता है, लेकिन किरचॉफ्स लॉ हम यूज़ क्यों करते हैं। किरचॉफ्स लॉ एक्चुअली क्या होता है कि जो कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस बनी होती हैं उनमें, तो वहाँ पर ओम्स लॉ तो लगाते हैं लेकिन पर्टिकुलर किसी भी आर्म में करंट कैलकुलेट नहीं कर पाते बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। So Kirchhoff's law is used to determine इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उसमें पोटेंशियल ड्रॉप और करंट इन यानी सर्किट जहाँ पर भी ब्रांच वगैरह दी है उसमें निकालने में हेल्प करता है। सो विच एनेबल अस टू डिटरमाइन द करंट इन एनी पार्ट ऑफ सच सर्किट। एनी पार्ट ऑफ अ सर्किट, किसी भी पार्ट में आप करंट इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स टू लॉ। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैसे होगा मैं उसको साइड में बना के छोड़ दे रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, जहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करने वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसको बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको समझने में। ये 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, इसको हटा दो यहाँ से और एक ही रजिस्टर मान लो, यहाँ पर कोई भी रजिस्टर मान लो, PQRSM मान लेते हैं, PQRST मान लेते हैं, T रजिस्टर इसका, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, ठीक है। एक बैटरी मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो अब हमें ये 2 बैटरी दिया हुआ है, दिस वन बैटरी नंबर 2 एंड दिस इज बैटरी नंबर 1, ठीक है बच्चे। तो अब हमें ये देखिए, इस ब्रांच में अगर मैं आपसे करंट पूछूं तो बिल्कुल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि सर आप सोचेंगे करंट यहाँ से जाएगा, फिर इसमें कितना जाएगा, फिर इसमें कितना जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप पूछूं या सर्किट के इस पार्ट में करंट पूछूं या यहाँ पर करंट पूछूं तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं। So Kirchhoff's law used only in complicated circuits to determine the electric current in such part of the circuit and potential difference of such part of the resistor. So Kirchhoff's law ये हमारी हेल्प करेगा इस चीज़ में बाय यूजिंग द, मतलब ये कह सकते हैं कि ओम्स लॉ को एक्सटेंडेड कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया उसका, तो उस वजह से किरचॉफ्स लॉ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए आप देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पर कुछ 3-4 डेफिनेशन है, उनको यहाँ पर पढ़ना होगा। उन डेफिनेशन को पढ़ने के बाद फिर आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहला एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज़ जंक्शन। ये क्या होता है, जंक्शन किसे कहते हैं बच्चे। तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है सर्किट में जहाँ पर 2 से ज़्यादा वायर कनेक्ट हों। आप समझते रहिए, डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। तो अ पॉइंट एट विच 2 और मोर वायर कनेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट ए है, जंक्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 से ज़्यादा वायर कनेक्ट हैं। एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है और 1 मोर जंक्शन। ये हमें यहाँ पर 4 जंक्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन तीनों जंक्शन पे 2 से ज़्यादा वायर कनेक्ट हैं, राइट। तो ये जंक्शन की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। सेकेंड वन, व्हाट इज़ अ ब्रांच।
ब्रांच क्या होता है, फिगर को देखिए, ब्रांच क्या होता है। ब्रांच बस इतना सा याद रखिएगा, दो जंक्शन से जंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा माय डियर स्टूडेंट, वो ब्रांच होगा। देखिए यहाँ पर ये जंक्शन है और ये जंक्शन है, तो एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच एडी हो गया, एक ब्रांच जंक्शन टू जंक्शन बीडी हो गया, एक सीडी हो गया, ये सभी ब्रांच हैं। और एक ये भी ब्रांच हो सकती है इधर वाली। जंक्शन से जंक्शन के बीच का डिस्टेंस, पूरी जो लेंथ होगा वो ब्रांच कहलाया करेगा, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लूप। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखिएगा, किसी भी ब्रांच के अंदर अगर मान लिया यहाँ पर 1 एम्पीयर करंट है, तो यहाँ से लेकर बी पॉइंट तक 1 एम्पीयर ही करंट होगा। पर्टिकुलर एक ब्रांच में करंट सेम होगा, ये नहीं कि भाई इस हिस्से में कुछ करंट है और इस हिस्से में डिफरेंट है। तो प्लीज रिमेंबर एवरी ब्रांच हैव सेम करंट। यहाँ पर जो भी करंट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वही रहेगा, सी से लेकर डी तक वही रहेगा, और ए टू डी तक सेम करंट रहेगा। अलग ब्रांच में अलग करंट हो सकता है, अलग अलग ब्रांच में, लेकिन एक ब्रांच में एक जैसे करंट होगा। जैसे ये ब्रांच है यहाँ पे सी से लेकर ई टू ए, पूरी एक ब्रांच है, तो अगर यहाँ पर इसमें 5 एम्पीयर करंट है तो इस पूरी में ए पॉइंट तक 5 एम्पीयर करंट ही फ्लो होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये ब्रांच का सेक्शन आ जाएगा आपका, तो इजली आप इस चीज़ को आप यहाँ से कर पाएंगे, राइट ना। तो माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। 1 मिनट, हाँ जी। सो माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जंक्शन, ब्रांच। अब आगे लूप का नंबर। लूप क्या होगा? लूप एक्चुअली कोई क्लोज कंडीशन होगा, कोई क्लोज लूप होगा। सपोज मान लिया आप इस जंक्शन से स्टार्ट हुए और वापस ऐसे चले आप ऐसे और घूम के वापस वहीं पर आ गए, तो एक क्लोज लूप कहलाएगा। तो लूप को हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आना है। सो लूप ए बी डी ए, इट इज़ अ क्लोज लूप, ए बी डी ए। एंड नेक्स्ट वन इज, और कोई लूप हो सकता है क्लोज लूप। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, अगर आप ए से स्टार्ट हुए तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे चले हैं ए डी बी ए तो ऐसे चलना पड़ेगा। ऐसे मैच बना दीजिएगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कोई और लूप बताओ। एक ले लेते हैं बी सी डी बी, देखिए कहाँ पर है बी सी डी बी, दिस इज अ क्लोज लूप। एक ऐसे भी ले सकते हैं आप ए डी सी ई टू ए डी सी ई टू ए, दिस इज अ क्लोज लूप। क्या आप मेरी बात समझ पाए बच्चे? तो ये छोटे छोटे लूप्स हैं जिसको हम न्यूमेरिकल में आपको इनसे हेल्प मिलेगा, ये आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, जगह से देख के पहले आप इसको यहाँ तक नोट कीजिएगा, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा अपनी बुक्स में। सो माय डियर स्टूडेंट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसका एक और नाम है बच्चे जंक्शन रूल। जंक्शन रूल एक और नाम है इसका करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, 3 नाम से जाना जाता है। आप समझिए क्या होता है किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन रूल क्या होता है। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें जहाँ जहाँ पर भी जंक्शन है उन सभी जंक्शन पे नेट करंट हमेशा 0 होता है। अब कैसे समझते हैं थोड़ा सा। मान लिया माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक वायर से कोई करंट आ रखा है I1, पीछे से आ रहा होगा। ये दोनों करंट जंक्शन की ओर जा रहे हैं, देखिए टुवर्ड जंक्शन, हमेशा पॉजिटिव ले जाएंगे। द करंट विच आर गोइंग टू द टुवर्ड जंक्शन, द करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। चलिए आपने देखा सर 2 करंट जंक्शन की ओर जा रहे हैं, यहाँ से एक वायर और लगा दिया, एक वायर और लगा दिया, इस पे लिखा I2, इस पे लिखा I3। सो ये जो 2 करंट है इनकमिंग करंट कहलाएंगे और ये 2 करंट कहलाएंगे आउटगोइंग करंट, ये नेगेटिव आ जाएंगे आउटगोइंग करंट।
तो इस जंक्शन पे जो करंट पहुंच रहा है वो कितना पहुंच रहा है, I1 प्लस I2, सही है। बाहर कितना निकल रहा है, एग्जिट कितना हो रहा है, I3 प्लस I4। तो इनकमिंग करंट का सम अगर मान लिया 10 एम्पियर है तो आउटगोइंग करंट का सम भी 10 एम्पियर ही होगा। जितना करंट जंक्शन की ओर जा रहा है उनको जोड़ दो और जितना बाहर निकल रहा है उनको ऐड कर दो, इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये जंक्शन पॉइंट हो गया, इस पर नेट करंट हमेशा जीरो होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट एट द जंक्शन ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर समीशन आई एट द जंक्शन ऑलवेज 0 होगा। द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द जो लीविंग द करंट ऑफ द जंक्शन, जो करंट उसको छोड़ रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जाने के लिए एरो समझ लेंगे आप। तो इनकमिंग करंट ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो टोटल करंट एट द जंक्शन ऑलवेज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर इस फिगर में इम्प्लीफाई करते हैं, इसका इम्प्लीमेंट कर देते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हैं। तो इसका मतलब जितना करंट आया जंक्शन की ओर उतना ही बाहर निकल गया। तो ये जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, चार्ज पर, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी कंजर्व, इसके हिसाब से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड हो गया। चलिए अब मैं बताऊंगा आपको इसमें कि जो फिगर आपकी बोर्ड पे बनी हुई है यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा। फिगर आप सब बच्चों को दिख रहा होगा, वेरी गुड। चलिए लेट्स सी। बच्चों ये जो बैटरी है यहाँ पर, इसमें से एक करंट निकला, देखिए नंबर 2 की बैटरी हमने I2 मान लिया, तो I2 करंट जंक्शन की ओर जा रहा है। ये बैटरी E1 है, इससे करंट निकला I1। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है। तो देखिए 2 इनकमिंग करंट आ गए, ध्यान से देखिएगा, 2 इनकमिंग करंट आ गया और ये दोनों करंट जैसे जंक्शन की ओर पहुंचे तो यहाँ से इस जंक्शन से सिर्फ एक ही वायर कनेक्ट है, तो ये दोनों करंट इस पी रजिस्टर में चले जाएंगे। तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2 करंट इसमें पास हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इनकमिंग करंट पर I1 प्लस I2 आया तो बाहर कितना निकल गया, I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पर करंट 0 होना है, यहाँ पर कोई करंट खर्च नहीं होगा, कोई करंट नहीं रहेगा, जितना आया उतना ही बाहर निकाल दिया। अब बच्चों ये करंट पहुंचा इस जंक्शन पर, यहाँ पर इसको 2 रास्ते मिले, करंट एक ही ब्रांच से आया था तो दोनों में डिवाइड होगा। मान लिया इसमें से I3 करंट इसमें चला गया तो इस पे कितना बचा, I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि हमें पता है जंक्शन पे नेट करंट 0 होगा। अगर I3 इस ब्रांच में गया है तो इस ब्रांच में I1 प्लस I2 माइनस I3 उतना ही माइनस कर देंगे आप। अब देखिएगा यहां से I3 करंट नीचे आया, इनकमिंग करंट है इस जंक्शन के लिए, तो इनकमिंग करंट है। अब 2 रास्ते हैं, अब ये इस ब्रांच को कितना करंट वापस करेगा, मैंने बताया था ब्रांच में करंट सेम रहता है। तो अगर इसमें से I1 निकला था तो I1 मैग्नीट्यूड का करंट इसको वापस कर देगा, ये I3 करंट जो यहाँ पर आ रहा है ऊपर से, तो इस पे कितना बचेगा, जब इसने I1 इसको वापस कर दिया तो इस पे कितना बचा, I3 माइनस I1। अब इस जंक्शन के लिए सोचिएगा, इस जंक्शन के लिए ये इनकमिंग करंट है और ये इनकमिंग करंट है, I3 से I3 कटा, I1 से I1 कटा, तो इस ब्रांच में कितना करंट गया, I2 करंट चला गया और कितना निकला था, I2। तो यहां पर हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई हो गया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ आपने यहां पर कर लिया। जितना करंट निकला था उतना ही मतलब एंटर किया, उसी हिसाब से हमने देखा कि बिल्कुल सेम हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले किरचॉफ का सेकंड लॉ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, टोटल करंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट एट द जंक्शन ऑलवेज इक्वल टू 0, तो समेशन I इज इक्वल टू 0, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों 2-3 दिन से मैं आपका ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा बिकॉज थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, इसलिए बिल्कुल करंटली मैं नहीं पढ़ा पा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से कुछ बुक्स की टॉपिक ही आपको कवर करा पा रहा था, सो सॉरी फॉर दैट।
प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में चलती रहती हैं। तो आज मुझे थोड़ा ठीक फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट सीरीज़ का जो टॉपिक है उसको मैं आपको करा दूँ। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन टॉपिक को सीरीज़ वाइज देखते रहिएगा। ओके बच्चा, अब हम चलेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ है ये, इसका एक और नाम है किरचॉफ्स केवीएल के नाम से जानते हैं। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये इसका सेकंड नेम हो गया। और इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It is based on the law of conservation of energy, right? Okay, so my dear student, अब हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। अभी जो मैंने आपको लूप के बारे में बताया था, कोई भी क्लोज लूप होगा उसका जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा पूरे क्लोज लूप का, समेशन डेल्टा वी या फिर समेशन आई इंटू आर, सबका आई इंटू आर निकालो, आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर प्लस बैटरी प्लस आई इंटू आर, सबको ऐड कर दीजिएगा। किसी भी क्लोज सर्किट का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो इंडिविजुअल रजिस्टर में हो रखा है, इसमें जैसे I1 प्लस I2 इंटू पी, दिस वन इंटू टी, दिस वन सबको जोड़ दो, और इन सबका जो वोल्टेज है क्लोज लूप के लिए वो जीरो होगा। समेशन V इज इक्वल टू समेशन I इंटू आर, ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्या आपको समझ में आ गया? तो इस टाइप से आप इसको बहुत ध्यान से यहाँ पर करेंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ एक बार। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट करंट इनटू रेजिस्टेंस। या फिर अराउंड एनी क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, आई इंटू आर करके, सबका सम जीरो के इक्वल होगा। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। अब किरचॉफ सेकंड लॉ क्लोज लूप में लगेगा, और क्लोज लूप लगाने से पहले हमें यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन भी सीखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन हमें जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पर साइन यूज़ करना पड़ेगा, प्लस माइनस बच्चे, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं बच्चों। जब आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे, तो अगर आपको पेन जो भी यूज़ करेंगे वो ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपको ऐसे चलना होगा, करंट की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो साइन कन्वेंशन कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है, तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, सपोज ये हमारे पास कोई रजिस्टर है, दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी, और ये करंट की डायरेक्शन है इसमें इधर को, और ये इसके दो एंड हैं, इसका रेजिस्टेंस R गिवन है। तो अगर आप लूप में करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में, और आप इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे A टू B, तो ये आपको प्लस में लेना होगा, प्लस IR। देख लीजिएगा, करंट की डायरेक्शन में आपका लूप बना हुआ है, जैसे इसमें करंट ऊपर को जा रहा है, आप भी ऊपर को जा रहे, तो प्लस में लेंगे आप। और इसका उल्टा, अगर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रखे हैं, B टू A आ रहे हैं आप, B टू A तो आप आ रहे हैं लेकिन करंट अपोजिट में जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर माइनस लेना होगा, माइनस IR, राइट। तो इस टाइप से आपको ये सोचना होगा। सो आफ्टर दैट सर्किट में सेल भी हो सकता है, तो सेल के लिए अलग रूल है। इसमें आपकी खुद की चॉइस होगी कि आप यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर ही होगा पॉइंट। इसमें आपको सेल में करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्व नहीं करना, इसमें सिर्फ प्लेट ऑब्जर्व करना है। अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं A टू B और ऐसे जा रहे हैं आप, और सेल का पॉजिटिव प्लेट पहले आ गया, ऐसे जैसे ऐसे आए तो पॉजिटिव प्लेट पहले आ गया, तो इस केस में EMF जो भी होगा सेल का वो प्लस में लेंगे आप, पॉजिटिव होगा।
करंट नहीं देखना, ओनली प्लेट चेक करनी है पॉजिटिव या नेगेटिव। और इसका उल्टा बी ए आ गया तो पहले नेगेटिव प्लेट आया तो माइनस ई लेना होगा, माइनस ई एट मेंशन माइनस ई। ध्यान से देखिएगा, अगर सेल का सर्किट में क्लोज लूप में पॉजिटिव प्लेट पहले आया तो आप उसका ईएमएफ 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी है वो प्लस में लिखेंगे, और फिर अगर नेगेटिव प्लेट पहले आया तो आप उसको नेगेटिव लेंगे ईएमएफ को, VBA इज इक्वल टू माइनस ई। ये किरचॉफ का सेकंड कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गया। राइट बच्चे, तो इतना हो गया आपका। अब मैं यहाँ पर आपको किरचॉफ्स लॉ लगा के दिखाऊंगा, किरचॉफ्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा सेकंड वाला। तो मैं इसको इधर से रफ कर रहा हूँ, बाकी न्यूमेरिकल्स आप खुद करिएगा। ये रूल फॉलो करेंगे तो न्यूमेरिकल आपके सारे करेक्ट जाएंगे। देखूंगा एक न्यूमेरिकल अगर टाइम बचा तो मैं करा के दे दूंगा आपको। एक लूप ले लो, यहाँ से लूप ले लिया हमने ए बी डी ए। देखिएगा कहाँ पर है ये लूप, ए बी डी ए, चेक करो फिगर में। ए बी डी ए चेक करिए। यहाँ से चलना है और यहाँ पर वापस आना है। चले यहाँ से स्टार्ट हुए आप, रेजिस्टेंस P है, करंट ये है, तो लिखा हमने I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस P। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव लेंगे। फिर नीचे को आना है क्योंकि हमें D तक पहुँचना है, तो करंट की डायरेक्शन में ही आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर करंट है इसमें I3, रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है T, पॉजिटिव ही लेंगे। अब हम चले ऐसे, क्योंकि ए तक पहुंचना है, नेगेटिव प्लेट पहले आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस E1। फिर रजिस्टर आ गया IR और इसमें करंट है I1, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो I1 मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशंस है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ ऐसे लगता है। बाकी इनके अंदर जो वैल्यूज होंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंपल से एक लीनियर इक्वेशन बना लीजिएगा। बताइए, चलो एक और लूप ले लो कोई भी। बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी से स्टार्ट हुई ऊपर से, देखो क्या लिखना है, I1 प्लस I2 माइनस I3। पूरी ब्रांच में इतना ही तो करंट है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया Q। फिर आपको आना ऐसे, क्योंकि आप ऐसे चल रहे हैं, मैथ ऐसे बना हुआ है, करंट ऊपर को जा रहा है, तो इस बार माइनस आएगा, माइनस I3 माइनस I1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा बताइए, S। फिर आपको जाना है ऐसे, करंट कितना है से I3, करंट नीचे को आ रहा है, आप ऊपर को जा रहे हैं, माइनस I3 मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू 0। ये एक रेफरेंस फॉर्मूला बना के दे दिया बच्चों मैंने आपको, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कैसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कोई और रूल ले लो, कोई और लूप बना लो। ए डी सी E2 A, देखो कहाँ पर है,
ADCE2A, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं आप, तो इस बार आप नीचे को जा रहे, करंट ऊपर को है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर I1 इंटू आर माइनस में, फिर बैटरी का पॉजिटिव प्लेट आ गया प्लस E1, फिर तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस I3 माइनस I1 इंटू एस, एंड देन नेगेटिव आ गया बैटरी का। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कभी इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, माइनस E2 इज इक्वल टू 0। बस अब ये इक्वेशन सोल्व करके I1 I2 I3 की जो वैल्यू होंगी वो निकल जाएंगी और आपका ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल 139 है, पेज नंबर 3.81। यहाँ पर दो बैटरी लगी हुई हैं, एक 12 वोल्ट का है और एक बैटरी है यहाँ पर 6 वोल्ट का। क्वेश्चन में पहले हम करंट निकालते हैं, बाकी जो पूछा बाद में देखेंगे, और इनका थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। दिस इज A, B, C, D, E एंड F। यहाँ पर जंक्शन कितने दिख रहे हैं आपको, जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर कनेक्ट हैं? आई थिंक मुझे तो दो जंक्शन दिख रहे हैं, A और D। ब्रांच कितनी है? एक ब्रांच ये है, जंक्शन टू जंक्शन एक ये है और एक ये, 3 ब्रांच हैं यहाँ पर, राइट। अब आपकी बुक में मुझे नहीं पता क्या दिया हुआ है, हम तो वो रूल फॉलो करेंगे जो मैंने आपको समझाया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर 2 सेल गिवन हो बच्चों, तो एक काम करना, सिर्फ एक किसी सेल को मेन सेल मान लेना, किसी एक सेल को ड्राइविंग सेल, बस इस कंडीशन को फॉलो करना, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मान लिया ये सेल हमने मेन सेल मान लिया, इसको छोड़िए, चार्ज या डिस्चार्ज जो होगा हम करंट के हिसाब से देख लेंगे, और यहाँ से इसने आई करंट निकाल दिया। ये आई करंट यहाँ से चलता हुआ इस जंक्शन पे पहुँचा। अगर इस ब्रांच में I1 करंट चला गया तो इस पर कितना बचेगा? हमेशा करंट को माइनस करके लीजिएगा, उससे फ़ायदा रहेगा आपको। इक्वेशंस कम बनानी पड़ेंगी, कम क्लोज लूप लेने पड़ेंगे। अगर आप अलग अलग करंट लेंगे तो फिर 2-3 इक्वेशन बनेगा। आप देखिए ये I माइनस I1 करंट यहाँ पर पहुँचा, इस सेल को चार्ज करता हुआ यहाँ आ गया, पूरी ब्रांच में करंट तो यही रहेगा, राइट। इधर से कौन सा करंट आ रखा है? I1, तो I1, और इधर कौन सा करंट है? ये I माइनस I1, ये इसमें ऐड हो गया, I1 से I1 गया, तो इस ब्रांच में कितना करंट बचा हमारे पास? I। तो इसका मतलब यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो सेटिस्फाई हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ लूप लूँगा, पहले मैं लूप ले रहा हूँ अपने हिसाब से, इधर को चलेंगे, क्लॉकवाइज ज़्यादा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सारी कंडीशन है तो हमें आसानी रहेगी। तो मैं लूप ले रहा हूँ यहाँ पर A, D, C, B, A, जहाँ से स्टार्ट हुए लास्ट वर्ड वही होना चाहिए, A, D, C, B, A। चलिए स्टार्ट होइए यहाँ से। कितना करंट है इसमें? I1 इंटू 4 ओम, ये 4 ओम का रजिस्टर है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो 4 इंटू I1। फिर यहाँ से ऐसे चले, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, यहाँ पर कितना करंट है इसमें? I, सो प्लस 2I, 2 मल्टीप्लाई I। बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया, माइनस 12 वोल्ट, आगे कोई रजिस्टर नहीं है। चलिए इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सोल्व कर लो, 4I1 प्लस 2I इज इक्वल टू 12। 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2I1 प्लस I इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है क्या? चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात को। अब एक और लूप ले लो जिससे हमारे पास कुछ और वैल्यूज आ जाएं।
कोई किधर से ले लो, लूप ए डी ई एफ ए, देख लो 4i1 प्लस में अपोजिट में आगे, करंट के अपोजिट में आगे, माइनस i माइनस i1 इंटू 1 ओम रेजिस्टेंस है, हाँ जी 1 ओम है, बैटरी का नेगेटिव आ गया, -6 इज इक्वल टू 0। सो 4i1 इस i की माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -i प्लस i1 इज इक्वल टू 6। सो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5i1 माइनस i इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। नोट कर लीजिएगा यहाँ तक पहले आप। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2i1 प्लस i इज इक्वल टू 6 एंड नेक्स्ट वन इज 5i1 माइनस i इज इक्वल टू 6। i से i कट गया, कितना बचा है 7i1 इज इक्वल टू 12। सो i1 इज इक्वल टू 12/7, 12/7। ये करंट निकल गया हमारा 12/7 i1। इस i1 की वैल्यू को यहाँ पर रख लेना, i निकल जाएगा, निकाल लोगे। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है बच्चे, इसने पूछा हुआ है कि इसमें यहाँ पर कितना हीट डेसिपेट होगा यहाँ पर, तो हीट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, H इज इक्वल टू I²R इंटू T, लेकिन यहाँ पर करंट कितना है I1, तो I1²R। सही है बेटा। सो रेट ऑफ हीट पूछा है, जो कि हीट में टाइम भी होता है, तो यहाँ पर T नीचे आ गया, रेट ऑफ हीट। I1 कितना है 12/7 का स्क्वायर, और ये हो गया R 4 ओम। और बच्चे इसको सोल्व करके आ गया हमारे पास आंसर, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ देख के, 11.75 जूल। दिस इज द आंसर। रेट ऑफ हीट पूछा हुआ है, निकाल लेंगे ना। सो बाकी क्वेश्चंस बच्चे आप खुद करिएगा, देखिए आपके ऊपर है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको बुक को फॉलो नहीं करना है कि उसमें 2-3 करंट दे रखे, आप करंट को हमेशा माइनस करके लें और जैसे भी हो सके लूप बना के उन इक्वेशंस को सोल्व कर लें, ब्रांचेस की करंट निकल जाएंगे इजीली, और जो पूछा भी वो निकाल दीजिएगा। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।